हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में जो बिहार बोर्ड क्लास 10th का ज्योग्राफी है, उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितने हो सकते थे उतने क्वेश्चंस हम पार्ट 1 वीडियो में करा चुके हैं, और जो बच गया था वो पार्ट 2 वीडियो जो कि पार्ट 2 है, आज लेकर हम आए हुए हैं। तो आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यातायात के साधनों को देश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है। तो आपको इसका आंसर में लिखना है कि यातायात के आधुनिक साधन किसी भी राष्ट्र और उसकी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा होती है। यातायात के विकसित साधनों के माध्यम से पूरी पृथ्वी पर घर आंगन सी बन चुकी है। इन साधनों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम समय में आसानी से पहुंचा जा सकता है। जो दूरियां तय करने में हफ्तों महीने लगते थे, अब वह घंटों में तय हो जाती है। आज पर्वत पठार, घाटियां, वन, महासागर, बांध बांध नहीं रहे, आसानी से उन्हें पार किया जा सकता है। परिवहन के सभी साधनों ने मिलकर सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्रांति पैदा कर दी है। परिवहन के साधनों द्वारा इन उपयोगी वस्तुओं के बाजार तथा उपभोक्ताओं तक शीघ्रता से पहुंचाई जा सकती है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में अशांति, सूखा, बाढ़ अथवा महामारी जैसे समस्या का आसानी से मुकाबला किया जा सकता है और तत्काल सहायता पहुंचाने में सक्षम हो जाते हैं हम। यातायात के साधनों के विकास ने देश के विभिन्न भागों के विभिन्न लोगों में भाईचारा पैदा की है, राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है और आर्थिक मजबूती प्रदान की है। औद्योगिक विकास मूलतः यातायात के साधनों पर ही निर्भर है। कच्चा माल को कारखाने तक लाने और तैयार माल को बाजार तक ले जाने में यातायात के साधन का ही हम प्रयोग करते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि यातायात के साधनों को देश की जीवन रेखा कहा जाता है। इसके बाद जो 2 नंबर प्रश्न है कि भारत में पाए जाने वाली विभिन्न सड़कों के विस्तार से वर्णन करें। तो इसका में आंसर लिखना है आपको कि भारत में पाए जाने वाली विभिन्न सड़कों का ब्यौरा इस प्रकार है। पहला है राष्ट्रीय मार्ग, राजमार्ग। यह देश के विभिन्न राज्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है। इस दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या देश में 7 है। 7 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह 2369 किलोमीटर की लंबाई में बनारसी, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु एवं मदुरई होते कन्याकुमारी तक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख का दायित्व केंद्र सरकार पर है। देश भर में 228 राष्ट्रीय राजमार्ग की 79,116 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 2 नंबर पर है राज्य राजमार्ग। तो यह राजमार्गों की राज्यों की राजधानियों को विभिन्न जिला मुख्यालयों को जोड़ने का काम करता है। इसके निर्माण एवं देखरेख का दायित्व राज्य सरकारों पर है। ये सभी राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े होते हैं, जिनकी कुल लंबाई 124,65,867 किलोमीटर की है। 3 नंबर पर आता है जिला सड़कें। तो जिला सड़कें राज्यों के विभिन्न जिला मुख्यालय एवं शहरों को जोड़ने का काम करती है। देश के कुल सड़कों का 14% जिला सड़कें हैं। इनका देखरेख व निर्माण की जिम्मेवारी राज्य सरकार का है। क्षेत्रीय विकास में इनका अधिक महत्व है। इसके बाद जो 4 नंबर पर आती है वो आती है ग्रामीण सड़कें। ये सड़कें विभिन्न गाँवों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। देश के कुल सड़कों में इनका हिस्सा 14% है। क्षेत्रीय विकास में इन सड़कों की अहम भूमिका होती है। इनके निर्माण एवं देखरेख की जिम्मेवारी राज्य सरकार पर होती है। तो आप इस तरह से इसका आंसर लिख लेंगे। 3 नंबर है भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन एवं संचार साधनों की महत्ता को स्पष्ट करें। तो इसका आंसर होगा कि परिवहन एवं संचार के साधन भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान निभा रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था की प्रगति की दिशा मिली है। परिवहन के साधन उपलब्ध रहने से कच्चे माल कारखाने तक, तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने में आसानी होती है। संचार के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर से लेकर सामाजिक स्तर तक शांतिपूर्ण माहौल बनाने में सहायक होते हैं। भारत एक विशाल भौगोलिक आकार एवं विविध संस्कृतियों वाला देश है, जिसे परिवहन एवं संचार के साधन एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करती है। यही नहीं, संचार के साधन सामाजिक सांस्कृतिक स्तर को ऊंचा उठाने में भी योगदान करते हैं। भारत, पाकिस्तान, नेपाल एवं बांग्लादेश के साथ परिवहन संपर्क 2 देशों के बीच की सामाजिक सांस्कृतिक विकास का एक सूचक है।
इसके बाद आप लिखेंगे परिवहन एवं संचार के बिना किसी भी प्रकार की आर्थिक प्रक्रिया लगभग असंभव है। ये साधन हमारे जैविक पक्ष को प्रभावित करती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा जीवन इन्हीं साधनों पर आश्रित है। जीवन जीने के लिए अनाज, साग सब्जियों अथवा फलों की आपूर्ति में इन्हीं साधनों का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए स्पष्ट होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन एक एवं संचार के साधन का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। तो आपको पूछा गया था कि परिवहन एवं संचार के साधनों का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, तो आपको इस तरह से लिख लेना है। 4 नंबर प्रश्न है, कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो लिखेंगे इसका आंसर कि बिहार में 90% लोग गाँवों में रहते हैं। यहाँ की 80% आबादी कृषि पर निर्भर है। यह कृषि प्रधान राज्य है। झारखंड के अलग हो जाने के बाद बिहार के लोगों के लिए जीविका का मुख्य आधार कृषि ही है, अर्थात कृषि महत्व अधिक बढ़ा गया है। 1990 से 91 ईस्वी में यहाँ की 48.88% भूमि पर कृषि की जाती थी। 2005 से 6 में बढ़कर 59.37 हो गई। यहाँ भदई, अगहनी फसल धान, ज्वार, बाजरा, मकई, अरहर और गन्ना उपजाए जाते हैं। रबी फसल में गेहूँ, जौ, दलहन एवं तिलहन उपजाए जाते हैं। और गर्मी फसल है उसमें धान, विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगाई जाती है। व्यावसायिक फसलों में गन्ना, जूट, तंबाकू प्रमुख है। सब्जियों के अंतर्गत आलू, प्याज, भिंडी, परोर, लौकी, पालक, लाल साग, लुबिया, फूल गोभी, पटल, पत्ता गोभी आदि उपजाए जाते हैं। मौसमी फलों में जो है आम है, अमरूद है, केला है, लीची, पपीता, सिंघाड़ा, मखाना आदि प्रमुख है। मसालों में मिर्च, हल्दी, अदरक, धनिया, लौंग, लहसुन, सौंफ आदि की खेती की जाती है। बिहार में विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, व्यावसायिक स्तर पर मसाले एवं फलों का उत्पादन किया जाता है, जिसके फलस्वरूप बिहार की अर्थव्यवस्था को कृषि का रीढ़ कहा जाता है। इसके फलस्वरूप बिहार को क्या कहा जाता है? अर्थव्यवस्था को, मतलब जो है उसमें कृषि रीढ़ है। 6 नंबर प्रश्न है, बिहार की कृषि की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करें। तो बिहार में कृषि संबंधी निम्नलिखित समस्याएं देखने को मिलती है। पहला है मिट्टी के कटाव एवं गुणवत्ता में ह्रास। भारी वर्षा और बाढ़ के कारण मिट्टी का कटाव होता है और खेतों में वर्षों से लगातार रासायनिक पदार्थों का उपयोग करने से मिट्टी का ह्रास हो जाता है। 2 नंबर में लिखेंगे घटिया बीजों का उपयोग। तो उच्च कोटि के बीज का उपयोग नहीं होने से प्रति एकड़ उपज अन्य राज्यों से अपेक्षा कम हो जाता है। खेतों का आकार छोटा। बिहार राज्यों में खेतों का आकार छोटा है, जिसके कारण वैज्ञानिक पद्धति से खेती का संभव नहीं हो पाता है। किसानों ने रूढ़िवादी की भावना, मतलब कि 4 नंबर में है, तो यहाँ के किसान परिश्रम पर, काम, भाग्य और रूढ़िवादिता पर अधिक भरोसा करते हैं। 5 नंबर है सिंचाई की समस्या। यहाँ की कृषि मानसून पर निर्भर है। बाढ़ और सुखाड़ यहाँ की नियति है। यहाँ की खेती की गई भूमि के 46% भूमि पर सिंचाई की व्यवस्था हो पाई है। शेष भूमि पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। उपयुक्त समस्याओं के अतिरिक्त और कई समस्याएं हैं, जैसे पूंजी का अभाव, पशुओं की दयनीय दशा, जनसंख्या का बोझ एवं आर्थिक जैसे सामाजिक समस्याएं आदि हो सकती है। 7 नंबर है हैस्यूर से आप क्या समझते हैं? इसका प्रयोग किस प्रकार काम करने में किया जाता है? तो मानचित्र बनाने में भूमि की ढाल दिखाने के लिए एक छोटी-छोटी और सटी रेखाओं का काम लिया जाता है, जिन्हें हैस्यूर कहते हैं। खड़ी ढाल प्रदर्शित करने के लिए अधिक छोटी और सटी रेखाएं तथा धीमी ढाल प्रदर्शित करने के लिए अपेक्षाकृत बड़े तथा दूर-दूर रेखा चिन्ह खींचते हैं। समतल भाग के लिए रेखा चिन्ह नहीं खींचे जा सकते हैं, ये भाग खाली छोड़ देते हैं। इस विधि से स्थलाकृति का साधारण ज्ञान प्राप्त किया जाता है, ऊंचाई का सही ज्ञान नहीं हो पाता है। इस विधि में रेखा चिन्हों को खींचने में अधिक समय लगता है। समोच्च रेखा वाले मानचित्र में छोटी आकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए यह विधि अपनाई जाती है। इस विधि का विकास ऑस्ट्रेलिया के सैन्य अधिकारियों लेहमान ने किया था। जो हैस्यूर विधि है, इसका जो विकास किया था वो लेहमान ने किया था। 8 नंबर प्रश्न है कि अस्तरंजन अथवा रंग विधि का प्रयोग स्थलाकृतियों को दर्शाने में किस प्रकार किया जाता है? तो इस विधि में जो सादे मानचित्र में काली स्याही के विभिन्न स्तरों द्वारा दिखाया जाता है, किसी स्थान के ऊंचावच को प्रदर्शित किया जाता है। रंगीन मानचित्र में विभिन्न स्थलाकृतियों को विभिन्न रंगों द्वारा दर्शाया जाता है। इन रंगों का एक मानक निश्चित
किया गया है। उदाहरण के तौर पर जलीय भाग को नीले रंग से, मरुभूमि को पीले रंग से और बर्फीलों को सफेद रंग से, मैदानी को हरे रंग से और पर्वतों एवं पठारों को भूरे रंग से दर्शाया जाता है। 9 नंबर प्रश्न है कि बिहार की जनसंख्या घनत्व विस्तार से चर्चा करें। इसका आंसर है कि बिहार राज्य में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 2018 यानी कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार 11,006 व्यक्ति है। बिहार के विभिन्न भागों के जनसंख्या घनत्व में अंतर पाया जाता है, जिसमें है अत्यधिक घनत्व वाले जिले, तो इसके अंतर्गत पटना, सीतामढ़ी, वैशाली, दरभंगा, सारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, समस्तीपुर, सिवान, बेगूसराय, इतने जितने भी है, यहाँ की जनसंख्या घनत्व 1200 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, से भी अधिक है। 2 नंबर में है उच्च घनत्व वाले जिले, तो इसके अंतर्गत वे जिले आते हैं जिनके घनत्व 1000 से 1200 व्यक्ति पर किलोमीटर होती है, वर्ग किलोमीटर होती है। इसमें पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, भोजपुर, मधेपुर, सहरसा, इतने जिले भी हैं, इन सभी में आता है। इसके बाद जो है 3 नंबर कम घनत्व वाले जिले, तो इसमें 600 से 800 के प्रति वर्ग किलोमीटर वाले जनसंख्या घनत्व आते हैं, जिनमें है पश्चिमी चंपारण, रोहतास, औरंगाबाद, लखीसराय और लास्ट है अत्यंत कम जनसंख्या वाले जिले, घनत्व वाले जिले, जिसमें 600 प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है, जिसमें है बांका, जमुई एवं कैमूर जिले इसके अंतर्गत आएंगे। 10 नंबर प्रश्न है कि औद्योगिक प्रदूषण से अब क्या खतरा उत्पन्न हो रही है, इसके निराकरण के लिए उपाय समझाना है, आपको सुझाना है। तो इसके आंसर में है कि औद्योगिक गतिविधियों का सबसे खराब प्रभाव पर्यावरण पर पड़ा है। उद्योगों, विशेषकर रासायनिक उद्योगों, सीमेंट, इस्पात एवं उर्वरक, चमड़ा उद्योग आदि से बड़ी मात्रा में विषैले गैस निकलकर वायु को प्रदूषित करते हैं। इसी प्रकार कारखाने से निकलने वाले कचरे को जलाशय में प्रवाहित करने से जल प्रदूषण की समस्या पैदा हो रही है। औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। पहला है कोयला और खनिज तेल के स्थान पर पनबिजली का उपयोग बढ़ाया जाए। 2 नंबर में है कारखाने के कचरे को पहले उपचारित कर लिया जाए और फिर विसर्जित कर दिया जाए। 3 नंबर में है कारखाने से निकलने वाले प्रदूषित जल को रासायनिक प्रक्रिया से उसे साफ करने के बाद ही जलाशय में गिराना चाहिए। तो आपको इस प्रकार से इन सभी क्वेश्चन के अंदर लिख करके इसे याद कर लेना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और आपको कमेंट बताना है कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।